हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य को लेकर। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, हमारी ये जो क्लास है उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए विशेष ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही दोस्तों, यह क्लास हमारी पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड के अंतर्गत पटवारी, आरओ, एआरओ, जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होंगे दोस्तों, उन सभी के लिए सिलेबस सेम रखा गया है। तो उसके लिए सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और लास्ट में आपको हमारे इस समय के हाल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी यहाँ पर कलेक्शन रखा गया है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन है पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों, उत्तराखंड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा और ये ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो आंशिक रूप से हिमालयी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और आंशिक रूप से मैदानी भाग को? ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जो आंशिक रूप से हिमालय में और आंशिक रूप से मैदानी भाग में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है। तो दोस्तों, भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका हम सीधे सही आंसर की ओर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े आंसर इसके ऑप्शन पढ़ना उचित नहीं रहेगा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड दोस्तों कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों 28 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों, तथा 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका अक्षांश और देशांतर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट दोस्तों। तो 28 से 31 आपको ये याद रखना है। और ये तो हो गया अक्षांश की बात दोस्तों, उत्तरी अक्षांश में है। और साथ ही दोस्तों, देशांतर की अगर हम बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों, उत्तरी अक्षांश से याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको अक्षांश उत्तरी वाले दक्षिणी अक्षांश भी मिल सकते हैं और अंक सेम भी मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक तो 28 और 31 याद रखना है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों एक 77 और 81 याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर कौन सा है दोस्तों? पूर्वी देशांतर है। पूर्व और उत्तर की बात आपको याद रखनी है दोस्तों। वैसे भी अगर हम मैप के दृष्टिकोण से देखें ना दोस्तों, तो इसको समझिए, अगले क्वेश्चन में इसका मैपिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों उत्तर और पूर्व में है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो इंडिया का मैप बना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बना है। लगभग अप्रोक्सीमेट बनेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्यूरेट तो एकदम इसमें बिना मैपिंग के नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी आपको जो है ठीक ठाक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका देखें तो हमारे ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पर अगर मैपिंग के हिसाब से देखें दोस्तों, इस इधर साइड होता है पूर्व, और इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, हमारा पूर्व पश्चिम दक्षिण हो गया। तो ये इरेज हो गया दोस्तों, सॉरी फॉर देट। देखो दोस्तों, इस तरीके से बना लेते हैं। रफ के तौर पर बना रहा हूँ दोस्तों समझाने के लिए। और
उम्मीद है आपको अच्छे थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पर श्रीलंका होता है नीचे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि हम उत्तराखंड इधर हैं लगभग अप्रॉक्सिमेट, ठीक है? तो इधर अगर हम हैं तो इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये पूर्व होती है इधर की, और ठीक इधर अपोजिट में दोस्तों पश्चिम होता है। जब भी मैपिंग की जाती है दोस्तों इसी आधार पे की जाती है, ठीक है? ये पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। बुक में जो भी चित्र बनेंगे आप ध्यान देना, दाईं ओर को हमेशा पूर्व होता है, इसी का ध्यान देना। ऊपर को दोस्तों उत्तर होता है और नीचे को हमेशा दक्षिण होता है। हालाँकि आप सभी लोग जानते भी होंगे, ऐसा भी नहीं है, बट फिर भी दोस्तों जो है जब यहाँ पर बात आ रही है तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पूर्व और इधर हो गया उत्तर। तो पूर्व और उत्तर को कवर करता है कौन-सा? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों ये वाला रेंज उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है दोस्तों, इतने रेंज को, ठीक है? और उत्तराखंड भी इसी रेंज में आता है दोस्तों, ठीक है ना? तो यहाँ पर उत्तर और पूर्व याद रखना आपने। लेकिन पूर्व में क्या है? देशांतर। देशांतर वाला भाग कौन सा होगा? पूर्व। और उत्तर में क्या होगा दोस्तों? अक्षांशीय भाग, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये होती है अक्षांश और ये होती है देशांतर। समझ गए दोस्तों? आई थिंक आप अगर ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं तो आप हमसे ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज रखते होंगे, बट अदर सब्जेक्ट में भी रखते होंगे, बट जो है फिर भी आपको ये थोड़ा हेल्प मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? 28 और 31 उत्तरी अक्षांश, और साथ ही 77 81 पूर्वी देशांतर। तो ये याद रखना। बाद के डिजिट अगर नहीं भी आएंगे तो एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का कुल अक्षांशी विस्तार कितना है? तो दोस्तों अगर उत्तराखंड के अक्षांशी विस्तार की बात करें तो दोस्तों क्या रहेगा इसका? यह है दोस्तों 2 डिग्री 44 मिनट। 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों हम जो अदर ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनको पढ़ने से कन्फ्यूजन होता है। तो आप एग्जैक्ट चीज़ें सुनिए और एग्जैक्ट याद रखिए। उत्तराखंड का कुल अक्षांशी विस्तार कितना है दोस्तों? यह है 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है दोस्तों? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अगर उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों वह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों? उम्मीद है आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको जो है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? अब दोस्तों जब उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल की हम बात करें, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम कंपेयर करें तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? यह है दोस्तों 1.69%, यानी कि 2% से भी लेस है दोस्तों। कितना है? 1.69। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक ऑप्शन नंबर 1 और 2 पर डाउट जाता है, बाकी 3 और 4 सीधे सीधे आपका कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल से 2% से कम है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? टोटल जो इंडिया के जो टोटल एरिया है उस एरिया का जो है 2% से भी कम है इंडिया का, उत्तराखंड का, ठीक है? अब 2% से कम है तो 1.69 है। इसको अप्रॉक्सीमेट आप एक्यूरेट लर्न कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। तो दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कौन सा राज्य है भारत का? ठीक है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगर हम भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है भारत का 19वां राज्य है दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है दोस्तों? ये भारत संघ का टोटल 19वां राज्य है, क्योंकि ये जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से थोड़ा छोटा है, ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए 19वें नंबर पे है दोस्तों। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें पर्वतीय भाग कितना है? 90, 86 या 50 या 45? तो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। 86% भाग दोस्तों पर्वतीय है उत्तराखंड में। बाकी केवल 14% भाग दोस्तों कैसा है?
मैदानी है, बाकी सारा पर्वतीय है। अब ये 14% में दोस्तों आपका देहरादून भी का भी वो मैदानी भाग आता है, हरिद्वार का आता है, रुड़की का आता है, इसके अलावा आपका उधम सिंह नगर का मैदानी भाग आता है। तो लेकिन पर्वतीय भाग बहुत है दोस्तों, ठीक है नहीं? आपको पता ही है कि उत्तराखंड जो है पर्वतीय राज्य के रूप में ही इसको अलग किया गया था। तो उस आधार पर 86% दोस्तों पर्वतीय भाग है, ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, 14% भाग ही केवल मैदानी है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की लंबाई की। तो उत्तराखंड का जो आकार है दोस्तों वो है आयताकार। ये आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तराखंड का आकार आयताकार है। तो यहाँ पर लंबाई कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि समझ में आ गया होगा आपका, यहाँ से इस साइड को पूर्व था अभी मैंने जो मैप बनाया था, और ये जो है पश्चिमी, ठीक है दोस्तों। और उत्तराखंड का जो आकार है दोस्तों वो अप्रोक्सीमेट इस प्रकार का है, लगभग आयताकार है दोस्तों, ठीक है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये भाग कितना है ये बताना है, इसकी लंबाई। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास जो ऑप्शन पड़े हैं दोस्तों क्या है? 200 किलोमीटर, या 301 किलोमीटर, 368 किलोमीटर, या 410 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो लंबाई पूर्व से पश्चिम है वह है 368 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 368 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो चौड़ाई की बात पूछी गई है कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो यहाँ पर इस तरीके का भाग पूछा गया है। तो ऑप्शन है 110, 210, 220 या 320 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो कितना है दोस्तों? वो है 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर दोस्तों इसकी जो है चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है दोस्तों। और जो लंबाई है दोस्तों कितनी है? 368 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में टोटल जिले कितने हैं? तो ये हैं दोस्तों 13 जिले। तो कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी इसमें हमने रखा है, क्योंकि हमें जो है इसका बेसिकली पूरा फंडा तैयार करना है दोस्तों, कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल सीमा से लगा हुआ है? तो दोस्तों उत्तराखंड के जो जनपद हैं इनमें से कौन सा जनपद नेपाल सीमा से लगा है? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो नेपाल से लगा हुआ, सीमा से लगा हुआ जो यहाँ पर जनपद है, तो वो कौन सा है दोस्तों? वह है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ दोस्तों उत्तराखंड का एक ऐसा जनपद है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि नेपाल बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन है दोस्तों अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर। तो दोस्तों इनमें से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है वो है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ है दोस्तों, ठीक है। ये पिथौरागढ़ जो जिला है दोस्तों, इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये जिले की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो है अदर देशों के साथ इसकी सीमा मिलती है दोस्तों, जहाँ पर आपका नेपाल है, तिब्बत है, ठीक है दोस्तों, ये इनसे मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ जुड़ती है? तो ऐसा कौन सा जनपद है उत्तराखंड का जिसकी सीमा जो है अन्य 7 जनपदों से मिलती है दोस्तों? ऑप्शन है अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल या चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जनपद है जिसकी सीमा दोस्तों कितने राज्यों से कितने जिलों से मिलती है? 7 जिलों से मिलती है दोस्तों, ठीक है, 7 जनपदों के साथ मिलती है पौड़ी गढ़वाल की सीमा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तराखंड के बीचों बीच में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी अन्य ना तो राज्य से मिलते हैं और ना ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं?
तो दोस्तों ये हैं टोटल 4, ठीक है दोस्तों। कुल 4 ज़िले ऐसे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत जिनकी कोई ना तो राष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत कोई सीमा है और ना ही जो है साथ ही ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी है दोस्तों, ठीक है। ये अपने ही ज़िलों के साथ मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं? ऑप्शन है मुरादाबाद, बरेली, रामपुर या बिजनौर। तो दोस्तों इन 4 जो है जिलों के आधार पर बताना है कि कौन सा जिला जो है किस जिले कौन सा जिला नैनीताल से संपर्क में नहीं है, यानी कि नैनीताल का बॉर्डर नहीं बनाता। तो दोस्तों वह है दोस्तों बिजनौर, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज मुरादाबाद से भी नैनीताल जिला जुड़ा हुआ है और बरेली से भी और रामपुर से भी, इन तीनों के साथ दोस्तों नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं, लेकिन बिजनौर के साथ नहीं लगती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को जो है स्पर्श नहीं करता दोस्तों? हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर या अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसमें से दोस्तों अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की किसी सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 जिलों के नाम दिए गए हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। तो इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो देहरादून भी हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है और उत्तरकाशी भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो है देहरादून और उत्तरकाशी दोनों जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं? ऑप्शन है नैनीताल और हरिद्वार, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और अल्मोड़ा, चमोली और टिहरी। तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तर और दक्षिणी जिले इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों उत्तर में उत्तरकाशी और साथ में जो है दक्षिणी जिला ऊधम सिंह नगर दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है उत्तराखंड के उत्तरी और दक्षिणी जिले हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आप करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस, क्योंकि आपके आगामी प्रतियोगिता एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन भी एग्जाम आने हैं, तो उसको भी हम धीरे धीरे कवर करते हैं दोस्तों। साथ ही सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चनों को भी इसी में लेते इंक्लूड करते रहेंगे दोस्तों। तो हमने जो है अपने कम से कम 20-25 क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित कर लिए हैं दोस्तों, जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति से संबंधित है। अब लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति के साथ अब लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में करंट अफेयर की। तो दोस्तों हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों जो हाल ही में जब यहाँ पर गिद्धों की जनगणना की गई, तो इसके आधार पर जो है गिद्धों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गिद्ध पाए गए थे वो सबसे ज़्यादा थे दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में दोस्तों सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए गए और ये जो है सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। और वन विभाग द्वारा हाल ही में जो नई जनगणना की गई थी उसमें गिद्धों की संख्या दोस्तों कितनी थी यहाँ पर? 12,981। कितनी है दोस्तों? 12,981 गिद्धों की संख्या है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों जो 2025 में हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं कि आपको आगामी एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए पूरी क्लास को आप जरूर वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरे क्लास को वॉच करना है। और कंटिन्यू आपने दोस्तों जो हमारी लगातार आपको क्लासेस मॉर्निंग में देखने को मिलेंगी, उसमें आप अपने नोट्स भी तैयार करने हैं, ठीक है, जिससे आपको एक मजबूत प्रिपरेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और आपको एग्जाम में कहीं भी आपके मार्क्स जो है स्लो नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है दोस्तों? ऑप्शन है
स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, हरित क्रांति या डिजिटल खेती आधुनिक भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। तो इसका जो मेन थीम था दोस्तों, इसका जो विषय था वो था उन्नत कृषि और विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का जो विषय है वह है उन्नत कृषि विकसित भारत है दोस्तों। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था 22 फरवरी 2025 को किया गया था दोस्तों इसका उद्घाटन। ठीक है, पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव का और मेला का। और ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था दोस्तों, पूसा कृषि विज्ञान मेला। जो अभी केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके द्वारा। और इस मेले को जो है 3 दिवसीय मेला था दोस्तों, और इस मेले की जो थीम थी वो थी दोस्तों उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, और इसका समापन कब हुआ था दोस्तों? इसका समापन हुआ था 24 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, तो 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 22, 23 और 24 3 दिन का ये मेला रहा था दोस्तों। कितने दिन का? 3 दिन का मेला था, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको नोट करेंगे आई थिंक, और आप अपनी प्रिपरेशन को इससे मजबूत करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय जांच ब्यूरो यानी कि एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों संघीय जांच ब्यूरो जो है एफबीआई, इसके पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है दोस्तों आपका अजीत पई, नील कटियाल, काश पटेल या प्रीत भरारा। तो दोस्तों जो संघीय जांच ब्यूरो है एफबीआई, इसके जो भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? वो बने हैं काश पटेल। कौन बने हैं दोस्तों? काश पटेल बने हैं। और ये कब बने दोस्तों? ये बने थे 20 फरवरी 2025 को। 20 फरवरी 2025 को दोस्तों ये संघीय जांच ब्यूरो यानी कि जिसको एफबीआई के नाम से जाना जाता है, इसके नवे निदेशक बने हैं दोस्तों। कौन से नंबर के? ये बने हैं दोस्तों नवे निदेशक। ठीक है, इनको नवा निदेशक बनाया गया है संघीय जांच ब्यूरो का। और यह जो है इनको जो है पहला भारतीय मूल का निदेशक इनको बनाती है। तो पहले भारतीय मूल के निदेशक हैं ये, जिनका नाम है काश पटेल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंकज आडवाणी किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों जो पंकज आडवाणी हैं वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन है स्नूकर या बिलियर्ड्स, और बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो दोस्तों ये जो पंकज आडवाणी है दोस्तों, ये हैं स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोटेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों ये जो हैं इन्होंने कतर के दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में 14वां स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया है दोस्तों। तो इन्होंने 14th गोल्ड यहाँ पे जीता है दोस्तों स्नूकर में। ठीक है दोस्तों, तो स्नूकर और बिलियर्ड्स में इनको जो है गोल्ड मेडल प्राप्त है। और इन्होंने जो है दोहा में जो एशियाई स्नूकर हुआ था, स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जो है फिर से गोल्ड मेडल जीतकर 14वां गोल्ड इन्होंने प्राप्त किया है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम दोहराया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये दोस्तों आपका आगामी एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 से लेके 2027 तक जो भी एग्जाम होंगे दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल होगा। क्योंकि इनका जो कार्यकाल है, जो आर्थिक सलाहकार हैं, उनका कार्यकाल जो है मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यन या वी अनंथा नागेश्वर या जो है मार्टेक सिंह अहलुवालिया। तो दोस्तों इसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं दोस्तों, वो क्या हैं? वी अनंथा नागेश्वरन। वी अनंथा नागेश्वरन जो हैं दोस्तों, ये इनको जो है 2025 में मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनका जो है कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। और जो अब मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल जारी रहेगा। तो दोस्तों 2 साल के लिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए ये तो आपको जरूर इसको आपको तैयार नोटबुक में कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन है ना दोस्तों, इनका नाम क्या है? वी अनंथा नागेश्वरन है। और ये क्या बने हैं? ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, पहले से ही हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है।
अब इनको जो है मार्च 2027 में रिटायरमेंट प्राप्त होगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आईपीएल का जो 18वां संस्करण है वो 25 मई 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, ईडन गार्डन कोलकाता या फिरोजा कोटला स्टेडियम दिल्ली। तो दोस्तों जो आईपीएल अब होने वाले हैं और ये 25 मई 2025 को जो इसका ग्रैंड फिनाले होगा 18वें संस्करण का, तो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये होगा आपका ईडन गार्डन कोलकाता में। कोलकाता के ईडन गार्डन में दोस्तों ये 18वां संस्करण इसका होगा आईपीएल का, और जो है ये जो है 22 मार्च से 25 मई तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 22 मार्च से जो है इसकी शुरुआत हो रही है आईपीएल की, और 25 मई तक दोस्तों ये चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं दोस्तों, इसलिए बिना स्किप के पूरे क्लास को वॉच करेंगे। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे इसी प्रकार हमारे द्वारा क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बिना स्किप किए एक तो आपने क्लास डेली वॉच करना है, जो क्वेश्चन आपको क्रिटिकल लगे उनको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, और साथ ही दोस्तों चैनल पर कंटिन्यू बने रखने रहने के लिए आपने बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे आपको लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 6-7 जुलाई को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो 2025, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है नई दिल्ली, मास्को या रियो डी जेनेरियो या बीजिंग। तो दोस्तों कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो दोस्तों ये किया जाएगा रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा दोस्तों, डी जेनेरियो याद रखिएगा। और ये जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन यहाँ होना है। और कब होना है दोस्तों? ये होना है 6-7 जुलाई को। और जिसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों? ब्रिक्स सम्मेलन में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? इसमें होते हैं टोटल 20 सदस्य देशों का जो है इसमें जो है भाग लेते हैं। ठीक है, उनके नेता जो है इसमें भाग लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में ये 20 देश जो है भाग लेने वाले हैं, और दोस्तों ये 6 और 7 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कहाँ होगा दोस्तों? रियो डी जेनेरियो। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों आपने देखा है अभी हाल ही में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, तो नेशनल गेम्स हुए हैं, तो उसकी मेजबानी जो है उत्तराखंड ने की थी, और उत्तराखंड में देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ था। और साथ ही सर्विसेज की टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कि उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा था। तो इस आधार पर अब जो 29वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं दोस्तों, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, तो ये तो अपने आप ही हट गया दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड कर चुका है। महाराष्ट्र, हरियाणा या मेघालय। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य जो है 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेज़बानी करने वाला है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका मेघालय। अगले राष्ट्रीय गेम्स जो होंगे दोस्तों कहाँ होंगे? ये मेघालय में आयोजित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है दोस्तों, इस सूचकांक के अंतर्गत 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास इसमें जो है 80वां या 96वां या 100वां या 120वां। तो दोस्तों भारत को जो इसमें जो भ्रष्टाचार सूचकांक है दोस्तों, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? वह है 96वां स्थान है दोस्तों भारत का भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। भारत 38 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है दोस्तों, और ये 2023 में 39वें से थोड़ी गिरावट हुई है दोस्तों। ठीक है, तो 180 में से दोस्तों 96वां स्थान है भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा भारत के बीच
सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच जो सौदा हुआ है लड़ाकू जेट विमानों का, तो उसमें जो है कौन सा जेट विमान शामिल है? तो ऑप्शन यहाँ पर बोलना उचित नहीं है दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप सीधे-सीधे से आंसर की ओर जाएँगे, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, वो है F-38 लाइटनिंग। ठीक है, कौन-सा है दोस्तों? एफ सॉरी 38 नहीं दोस्तों, F-35 लाइटनिंग है दोस्तों, ठीक है, लाइटनिंग। तो ये जेट विमान दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सौदे में उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य सौदे की घोषणा की थी दोस्तों। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने भारत को अरबों डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाने की योजना का खुलासा किया, और जिसमें उन्होंने अंततः F-35 स्टील फाइटर जेट का प्रावधान भी शामिल किया है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका अप्रैल के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो है मणिपुर के में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था 13 फरवरी 2025 को। तो ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। इससे पहली क्लास में हमने बात की थी दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हमने बात की थी उत्तराखंड में एकमात्र बार जो है अभी एक बार केवल राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो कब लगाया गया था? तो ये आपसे पूछा था 2014 में लगाया गया था, और किस तिथि को लगाया गया था दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे लगातार क्लासेस वॉच कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत एकमात्र बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, और वो किस तारीख को लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था दोस्तों, वो लगाया गया था 13 फरवरी 2025 को। और अनुच्छेद दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में एक राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया था। तो वो कौन सा राजनयिक मिशन था दोस्तों? वो था आपका मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास। ठीक है दोस्तों, मार्सिले में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का इन्होंने राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया था। और ये कहाँ किया था दोस्तों? ये किया था फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इन्होंने जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन पेरिस में दूतावास के बाद यह फ्रांस में भारत का दूसरा राजनयिक मिशन है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 2027 में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जो 2027 में जो है ओलंपिक खेल होंगे, तो वो कहाँ इनका आयोजन किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा रियाद यानी कि सऊदी अरब में। कहाँ किया जाएंगे दोस्तों? ओलंपिक खेल्स कहाँ होंगे? ये होंगे सऊदी अरब में होंगे दोस्तों। तो इसमें जो है 2027 में रियाद यानी कि सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाना है, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल का आयोजन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों लगातार इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रवक्ता के एग्ज़ाम तक हम लगातार आपको मॉर्निंग में आपका उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान और इससे संबंधित विशेष क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे सुबह 5 बजे। और साथ ही दोस्तों शाम को आपको 6 बजे जो है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यानी कि पहले 40 नंबर की तैयारी आपको शाम की क्लास में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही जो भी एस्पिरेंट आपके परिचित हों उन्हें भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको इसी प्रकार की आप अपनी तैयारी करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।